हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसका मतलब क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो कि हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों में दिया हुआ है। तो आज हम इसको इस टाइप से डिस्कस करेंगे कि अगर ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाए तो भी आप लिख जाए और अगर फार्माकोलॉजी में आ जाए तो भी आप इसको ईजिली वे कर सके, ठीक है ना, लिख सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा माइक था वो गायब हो गया, इसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। मैंने एक दूसरे माइक का यूज किया, देखते हैं इसमें आवाज़ कैसी आती है। अगर अच्छी आ रही है तो आप बता दीजिएगा कमेंट के कि ये काम चलाऊँ है, ठीक है ना, वह मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है कि यूटीआई होता क्या है। यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन, ऐसा बॉडी का ऑर्गन जो कि आपके यूरिनेशन मतलब कहना क्या कि जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनको इवाकुएट करता है, उसको बाहर करता है, उसी को बोलते हैं क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर डायरेक्टली हम बोले तो इसमें जो हमारी किडनी होती है वो इन्वॉल्व होती है बाय द हेल्प नेफ्रॉन्स। ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा उसको फिल्टर आउट करती है और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस या अनवांटेड चीजें हमारे बॉडी के अंदर है उसको क्या फिल्टर आउट करके उसको यूरिनेशन के माध्यम से बाहर कर देती है। अब जब उस यूरिनेशन में किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ द इश्यूज देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, सिस्ट देखने को मिलता है, कैलिकुलाई डिपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सुना होगा कि यूरेटर में पथरी हो गई, यूरेटर में सिस्ट जम गया, यूरिनेशन अच्छे तरीके से हो नहीं रही है, फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है, रुक के हो रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत आती है। और कहीं ना कहीं इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट क्या है वो हमारे बैक्टीरियाज ही है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। अब सिंपल सी बात आपने समझ लिया कि यूटीआई होता क्या है। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो शुरुआती मतलब लक्षण, और क्रोनिक का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए हो गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन के लिए नहीं, काफ़ी दिनों से था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन 7 दिन पहले हुआ तो उसको बोलेंगे एक्यूट इन्फेक्शन। और कोई यूटीआई इन्फेक्शन मतलब एक्यूट में आपने ट्रीटेबल नहीं करा, उसको ट्रीट नहीं किया, उसकी दवा आपने नहीं ली, उससे वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो 6 महीने के बाद बन गया क्रोनिक इन्फेक्शन। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी पर इफेक्ट दे रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, नासूर के नाम से भी जानते हैं। तो हम इसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन में बेसिकली आपके जो ऑर्गन मतलब जो किडनी है वो इन्फेक्टेड तो होते हैं, लेकिन उसके कुछ टिश्यूज एंड सेल्स ही डैमेज होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जैसे नेफ्रॉन्स है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कंप्लीटली नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ हद तक ऐसा होगा कि मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो उसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा जो भी आपके यूटीआई इन्फेक्शन हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे सिम्टम्स देगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे फ्रीक्वेंट माइक्रोट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आपके मतलब यूरिनेशन के माध्यम से जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकलते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ गलने लगेंगी, आप धीरे धीरे दुबले पतले होने लगेंगे और दुबले पतले होने के साथ साथ आपको कमजोरी भी महसूस होने लगेगी, आपका प्लेटलेट लेवल जो होगा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेन इन द पेरिनम, मतलब जो पेरिनम है, ठीक है, जहाँ से एनएस के रूट से आपका क्या है, मतलब कहने का क्या है कि जहाँ से यूरिनेशन होता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लोअर पेन होगा, पायूरिया होगा। मतलब पायूरिया का सिंपल सा मतलब आप भी समझ रहे हैं ना कि मतलब आपके यूरिनेशन में यूरिया का लेवल बढ़ जाना। उसके बाद सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे हमारे मतलब जैसे सेप्टिसीमिया का मतलब जैसे पस वगैरह भी बन सकता है। उसके बाद जो होता है क्रोनिक इन्फेक्शन, इसमें हमारी जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीयूरिया, वेट लॉस हो सकता है, ठीक ना, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड पॉलीयूरिया एंड फीवर। ये क्या है, इसके जनरल हमारे क्या है सिम्टम्स है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो सिंपली आपको सेम इसी प्रकार से लिखते हुए चलना है और सिंपल क्या कर देना है, आपको एक यूनिट सिंपल का एक लोकल डायग्राम बना देना। बहुत ज़्यादा सजाने में बस फंसना, क्योंकि सजाने में लगेंगे तो आपका 10 से 5 मिनट चला जाएगा, तो इसको आप बहुत ज़्यादा सजाने में मत फंसना। एक लोकल डायग्राम बनाना और लोकल डायग्राम पे आपको पॉइंट वाइज कर देना कि यहाँ पर सस्पेक्टेड एरिया है, यहाँ पर हमारा यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। सिंपल सा कुछ मत कीजिए, ऐसे लीजिए, इसको एक पारा कीजिए, यहाँ पे लीजिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैसिलस में डाल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मान लीजिए एस्केरिसिया कोलाई डाल दीजिए। उसके बाद आगे दिखा दीजिए यूटीआई दीजिए, यूटीआई दीजिए, तो इससे इंप्रेशन आपका बढ़ जाएगा और आपके फार्माकोलॉजी
बायोलॉजी या मेडिसिनल केमिस्ट्री जो भी का आप पेपर दे रहे हैं तो उसका जो मतलब उसको नंबर देने की जो चाहत है वो और बढ़ेगी कि हाँ इस बच्चे को समझ में आया और इसने अच्छे से लिखा। तो इसको क्या होगा, इफेक्ट डालेगा किसका, सीधा सीधा हमारे जो एग्जामिनर होंगे उसके माइंड के ऊपर। तो ये समझ में आ गया आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। एक बार फिर से कि यूरिन के मतलब किडनी में होने वाले इन्फेक्शन, चाहे वो सिस्ट बन जाए, चाहे वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए या वहाँ पे कैल्कुलाई जम जाए, ये हमारे क्या है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और होता किसकी वजह से, ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने में। और जो हमारी यूरिन ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इसको ट्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राम, मतलब या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे बैक्टीरिया की या तो डायरेक्ट उसको किल करेंगे, मतलब बैक्टीरिया स्टैटिक होंगे या तो बैक्टीरिया साइडल होंगे। तो ये बात हो गई कि इसके हमारी यूरिन ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में। अब आते हैं इससे क्लासिफिकेशन के ऊपर, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होने वाली जो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं और कौन कौन सी ड्रग इसके अंतर है। कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे जैसे मैंने आपको क्विनोलोन्स वगैरह जो यहाँ पर बताता चले जाऊंगा। अगर क्लोजी में आता है तो आपको स्ट्रक्चर हटा देना, बाकी सब उसी के तरीके से रिटर्न कर देना है। और जैसे अगर आपका क्लोजी में आता है तो आप इस टाइप से मत लिखिएगा, जैसे बीच में क्यूनोस लिखिएगा, फिर उसके बाद इधर इधर खींचिएगा, इधर लिखिए नॉन फ्लोरिनेटेड, इधर लिखिएगा फ्लोरिनेटेड। नॉन में नैलिडेक्सिक एसिड, नॉन फ्लोरिनेटेड में ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना। यही सब आपको डाल के आगे की तरफ से आपको बढ़ना है और आगे अपना पेपर कैरी आउट करना है। तो क्लोजी में इससे इंप्रेशन बढ़ता है और जो मेडिसिनल में होता है उसमें जब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देते हैं उससे इंप्रेशन बढ़ता है। तो सबसे पहले आता है क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमारी क्यूनोलोन्स की मॉइटी प्रेजेंट होगी। अगर हम बात करें केवल इस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आप इस एथाइल ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इस मेथाइल ग्रुप और इस कीटोन ग्रुप को हटा दें, सिंपली अगर आप इन दोनों बेंजीन रिंग के जो मतलब सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन बेंजीन की जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, मतलब कार्बन हमारा किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, नाइट्रोजन से। तो ये सिंपल आपको स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, क्यूनोलिन का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारा मतलब कीटोन ग्रुप लग गया इसलिए ओन्स लगा दिया गया, तो इसको बोला जाता है क्या, क्यूनोलोन्स बोला गया। और साथ में हमारे क्या लगा, COH ग्रुप लगा और CH2 मतलब C2H5 एंड CH3 ग्रुप यहाँ पे हमारा लगा हुआ, जो कि हमारा क्या है, नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलोन्स है, जिसमें आता है हमारा क्या, नैलिडेक्सिक एसिड आता है, ठीक है ना। अब ये नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलोन्स क्यों है, क्योंकि इसके बाद में मतलब किसी भी पोजीशन पे आप देखेंगे तो फ्लोरीन ग्रुप नहीं है। क्योंकि अभी हम सार आगे देखेंगे तो सार में हम देखेंगे फ्लोरीन ग्रुप को ऐड करने से जो उसके डीएनए गायरेज की एक्टिविटी होती है, जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे डीएनए गायरेज क्या होता है, तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि फ्लोरीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे ड्रग के लिए। तो हमारा पहले जो ड्रग होगी कौन सी होगी, नैलिडेक्सिक एसिड हो गए। अब आते हैं हमारे फ्लोरिनेटेड क्यूनोलोन्स, जिसमें ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें फ्लोरीन ग्रुप हमारे इस रिंग में जुड़े हुए होते हैं। तो सिंपल सा पहला जो आता है हमारा क्या, ऑफ्लॉक्सासिन आता है, जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल होता है किस नाम से, ऑफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्डिनिडाजोल के साथ में होता है, मेट्रोनिडाजोल के साथ में होता है, जैसे जेनफ्लॉक्स वगैरह आती है तो उसमें आपको ऑफ्लॉक्सासिन और एंटीबायोटिक आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। स्पेशली कहाँ पे यूज कर जाती है, जब हमारे पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर हम इसका क्या यूज करते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्डिनिडाजोल के साथ में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल सा कुछ नहीं है, आप सिंपल सा मतलब इस स्ट्रक्चर को देखिए तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन ग्रुप आपको मतलब एटम देखने को मिल रहा है और साथ में हमारा क्या है, हमारा ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या जाएगा, एजा भी ग्रुप होगा और हमारा ऑक्सा भी ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑफ्लॉक्सा। लॉक्सा ऑक्स मतलब ऑक्स का मतलब क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और एसी का मतलब क्या जाएगा, नाइट्रोजन। तो हमारा ऑफ्लॉक्सासिन है, इसका सिंपल से स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस टाइप से, और फ्लोरीन ग्रुप लगा, साथ में हमारे क्या लगे, पाइपरीजिन की रिंग लगी हुई है। उसके बाद अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे ड्रग का नाम बोले तो जैसे हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन आ गया। कुछ मत कीजिए, सिंपल सा देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हमारा क्यूनोलोन्स का है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं साथ में हमारा क्या लगा हुआ है, हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप C2H5, सिंपल सी मॉइटी जैसे आपने नैलिडेक्सिक एसिड में देखा था। बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन कार्बन से सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ पे कार्बन हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और हमारी जो 1 2 3 4 5 छठी पोजीशन पे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन ग्रुप लग जाएगा। बाकी वहां पे हमारी पाइपराजिन की ग्रिंग लग जाएगी 7वीं पोजीशन पे, तो हमारा क्या जाएगा, नारफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकंड जनरेशन, जिसमें आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ग्रेप्रोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन। देखिए आपके सिलेबस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन एंड लेमोफ्लॉक्सासिन है, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डाला हुआ है। और जो हमारी अदर वाइड ड्रग है, जैसे हमारा हो गया ग्रिप्लोफ्लॉक्सासिन हो गया, इसका हमारे सिलेबस में कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस वहाँ पे नहीं करवाया। सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सेम दिखाई देगा। बस
यहाँ पर हमारा क्या मतलब ग्रुप हमारा ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे मतलब ब्यूटेन ग्रुप सिंपल सा लगा दिया गया है। और बाकी का सेम स्टेज हमारा क्या है नॉर्फ्लॉक्सासिन, मतलब एथाइल ग्रुप से हमारा एक और CH2 ग्रुप लगा दिया गया है, मतलब जैसे CH2 ठीक है लगा दिया गया है, जिसके वजह से हमारा ये क्या बन गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जगह थी स्पारफ्लॉक्सासिन, इसमें आप कुछ मत देखिए, सिंपल सा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आप स्ट्रक्चर बनाइए और छठी पोजीशन पर तो आपका फ्लोरीन ग्रुप लगा था, साथ में आपको 8वीं पोजीशन पे क्या लगा देना है एक फ्लोरीन ग्रुप लगा देना है और साथ में पाइपराइड जिनमें आपको मेथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, ये मर जाएगी स्पारफ्लॉक्सासिन हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी आती है नेक्स्ट लेमियोफ्लॉक्सासिन, इसमें तो आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, सिंपल सा सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर बनाइए, 8वीं पोजीशन पर फ्लोरीन ग्रुप लगाइए और जो कि आप स्पारफ्लॉक्सासिन का बनाते हैं सेम इट इज उसी तरीके से हमारा क्या जाएगा इसका क्या लेमोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा। बस यहाँ पे जो ब्यूटाइल हमारा ग्रुप था यहाँ पे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एथाइल ग्रुप रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सिंपल सा लेमोफ्लॉक्सासिन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आती है इसमें थर्ड जनरेशन ड्रग जिसमें आती है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं, बस एक एडिशनल यहाँ पे पायरोल की रिंग लगा दी गई है, इसीलिए इसको बोला गया मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। और यहाँ पे हमारा एक एथॉक्सी ग्रुप, मतलब फ्लोरीन की जगह पर हमारा क्या एथॉक्सी ग्रुप और साथ में हमारा यहाँ पे एक पायरोल ग्रुप लगा दिया गया है, बाकी का सेम स्ट्रक्चर है, इसको वो क्या बोलेंगे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अगर हम स्पारफ्लॉक्सासिन के बारे में बात करें तो कुछ नहीं किया गया है, सिंपल सा यहाँ पर हमारा एक एमाइड ग्रुप लगा दिया गया है और बाकी का बाकी अगर आप सिपोलोस्पोरिन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 8वीं पोजीशन में फ्लोरीन ग्रुप और हमारे पाइपरी जिनके रिंग में CH3 मतलब जो कि अभी हमने जो ड्रग देखी थी लेमोफ्लॉक्सासिन सेम उसी प्रकार से, या जो हमने स्पारफ्लॉक्सासिन देखे थे सेम उसी प्रकार से है, बस यहाँ पे हमारा क्या NH2 ग्रुप लगा दिया गया है। तो अगर आपको क्या सिंपल सा इसको ट्रिक ही याद करना है, आपको एक स्पारफ्लॉक्सासिन का तैयार करना है, आपको नेक्स्ट स्पारफ्लॉक्सासिन का तैयार हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सिंपल सी ड्रग हो जाएगी किसके थर्ड जनरेशन की। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो स्पारफ्लॉक्सासिन और लेमोफ्लॉक्सासिन होती है ये दोनों सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन दोनों कैटेगरी में ये ड्रग रखी गई है। उसके बाद आता है आपका क्या सल्फोनामाइड, मतलब जो सल्फोनामाइड होता है ये भी यूटीआई के मतलब इन्फेक्शन में यूज की जाती है। फिलहाल इसका एक नेक्स्ट टॉपिक अलग टॉपिक है जो कि यूनिट 4 में जिसको हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं सल्फोनामाइड की। तो क्या करता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता, उसकी वजह से क्या होता है प्यूरिन पैरिमिडिन की सिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनता, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा डीएनए नहीं बनेगा तो आपका एक नया इन्वेलप मतलब एक नया सेल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये होता है सल्फोनामाइड्स, मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं पे बता दिया। अब इसमें जो ड्रग आते हैं सल्फामेथासोल एंड ट्राइमेथोप्रिन आते हैं। ट्राइमेथोप्रिन जो होती है वो एट लीस्ट मतलब जहाँ पे हमारी प्यूरिन की सिंथेसिस होती है वहाँ पर एक्ट करती है, और ये हमारी जो सल्फामेथाक्साजोल होता है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम पर एक्ट करती है, और ट्राइमेथोप्रिन टेट्राहाइड्रो मतलब THFR पे यूज मतलब एक्ट करके उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए के सिंथेसिस को रोक देती है। तो हमारा क्या जाएगा सल्फामेथाक्साजोल हो जाएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसका ट्राइमेथोप्रिन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी कैटेगरी की ड्रग नहीं है, इसके आप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है नाइट्रोफिरोटाइन जिसकी आपकी सिंथेसिस भी है, ठीक है ना। सिंथेसिस में बात करेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल आप देख सकते हैं ऑक्साजोल वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे हमारा ग्रुप, और हमारा कहता है फ्यूराजोलिडीन आती है, ठीक है ना। फ्यूराजोलिडीन का स्ट्रक्चर और नाइट्रोफिरोटाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पर जहाँ पर NH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दीजिए और इस कीटोन ग्रुप को रिडक्ट कर दीजिए, तो ये आपका क्या जाएगा फ्यूराजोलिडीन हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके ड्रग के ऊपर, और इसके पहले सबसे पहले बात करेंगे सार के ऊपर। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर बनाइए। आपने क्विनोलोन्स बनाया, कीटोन ग्रुप लगाया और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपने लगा दिया, ठीक। अभी तक आपने ड्रग पढ़ी, अब इसका सार देखिए। ये जो हमारा कीटोन जो ऑक्सो ग्रुप है और जो साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये स्पेशली मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारा डीएनए गायरेज एंजाइम होता है उससे बाइंड कर जाए। अब डीएनए गायरेज एंजाइम क्या है ये अभी आप जस्ट इसके पेज के बाद में जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने डीएनए गायरेज एंजाइम समझ लिया तो अभी आपको पूरा का पूरा सार समझ में आ जाएगा, जो कि एसेंशियल होता है फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो हमने बेसिकली जाना कि जो
हमारा कीटोन ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो हमारे डीएनए गैरेज एंजाइम से बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हम कीटोन ग्रुप को रिडक्ट कर दें तो डीएनए गैरेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सो ग्रुप एट द कार्बन नंबर 4 पोजीशन, मतलब ऑक्सो ग्रुप या कीटोन ग्रुप को अगर हमने रिडक्ट कर दिया किसी भी के साथ में तो हमारी जो एक्टिविटी हो जाएगी डीएनए गैरेज की एक्टिविटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अब हम आते हैं तीसरी पोजीशन पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन, कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डीएनए गैरेज एंजाइम एक्टिविटी के लिए। तो अगर हम कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी डीएनए गैरेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक हमारा क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 के बीच में, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस बॉन्ड अगेंस्ट रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया का मतलब जैसे आपने क्या लिया, पेनिसिलिन लिया था, ठीक है, तो बैक्टीरिया से हमारा क्या निकल रहा था, पेनिसिलिन बनना निकल रहा था, जिसकी वजह से हमारा पेनिसिलिन जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर के डिग्रेडेट हो जा रहा था और हमारा उसका जो एक्शन था वो शो नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी प्रकार से इस मतलब जो हमारा क्यूनोलोन्स ड्रग है, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा जो कि इस एंजाइम का विरोध, मतलब इस ड्रग का विरोध करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक इम्यून सिस्टम होता है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया का भी एक इम्यून सिस्टम होता है। आपका इम्यून सिस्टम फॉरेन मटेरियल को रेजिस्ट करता है कि हमारे बॉडी के ऊपर अटैक न कर पाए, उसी प्रकार से बैक्टीरिया का भी हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि उसको रेजिस्ट करता है फॉरेन मटेरियल की उसके ऊपर एक्ट ना कर पाए। तो ये हमारा जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, उसके रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। तो अगर हम इसे मतलब बॉन्ड को हटा देंगे तो क्या जाएगा कि जो रेजिस्टेंसिटी है बैक्टीरिया के प्रति वो खत्म हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो डिग्रेडेट हो जाएगा। तो इतनी मतलब आपने 3-4 चीज़ें देख ली। ऑक्सो ग्रुप को रिडक्ट करेंगे तो डीएनए गैरेज एंजाइम एक्टिविटी हटेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिडक्ट करेंगे तो हमारी इसकी भी डीएनए गैरेज एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड जो स्थित है अगर उसको हम रिडक्टेज कर देंगे या वहाँ पर हम रिडक्शन प्रोसेस करके वहाँ पर हम सिंपल सा एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो हमारी जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम इसी में देखते हैं, अगर R1 पोजीशन पे आपने बहुत जगह एथाइल ग्रुप देखा, बहुत जगह ब्यूटाइल ग्रुप मतलब ब्यूटेन ग्रुप देखा, तो अगर ऐड द कार्बन नंबर ऐड द नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन पे ऐड द या तो ऐड द R1 पोजीशन एथाइल ग्रुप और ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट देन इट्स इंक्रीज द एक्टिविटी, मतलब इसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अगर कार्बन नंबर 6 पोजीशन पे सिंपल अगर हम इस पोजीशन पे आपने बहुत जगह जैसे नारफ्लॉक्सासिन में आपने देखा, ठीक है ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन में आपने देखा तो वहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ, तो अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे मतलब अगर कार्बन नंबर 7 पोजीशन पे कोई हेट्रोसाइक्लिक जैसे भी हमने देखा पायरोल की रिंग लगी हुई थी नाइट्रो, ठीक है ना, और साथ में हमारा क्या था हमारा पाइपराजिन की रिंग लगी हुई थी, तो अगर कोई भी हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग लगाते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो उसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम 8वीं पोजीशन पे कोई हम फ्लोरीन ग्रुप लगाते हैं तो भी इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका एब्जॉर्प्शन होगा वो बढ़ जाएगा, इसका जो हाफ लाइफ होगी वो भी इनहेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी ड्रग होगी उसका जो मैकेनिज्म है वो इनहेंस हो जाएगा। तो ये हो गया सारा ऑफ द क्विनोलिस। आसानी से आप 3 से 4 पेज इसको भर सकते हैं अगर हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाकर लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। तो जो हमारा क्विनोलिन्स होगा वो सबसे पहले किससे बाइंड करेगा, डीएनए गाइडेज एंजाइम की जो अल्फा सब यूनिट है उससे क्या करेगा, जाकर के बाइंड करेगा। अब जब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तो क्विनोलिन्स बाइंड विद द अल्फा सब यूनिट डीएनए गाइडेज। अब क्या करेंगे, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट टू द एक्टिविटी ऑफ द डीएनए गाइडेज। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर डीएनए गैरेज है, यहाँ पे सल्फा अल्फा सब यूनिट है, तो हमने यहाँ पे हमारा कोई दूसरा पार्टिकल आएगा यहाँ पर ऐड करेगा, उसके बाद आपका क्या करेगा, आपके बॉडी के ऊपर अपना वो रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन अगर आप क्विनोलिन्स ले रहे हैं तो जो भी यहाँ पर अपकमिंग मटेरियल है उसको कंप्लीट करेगा और खुद बाउंड हो जाएगा। अब जब खुद बाउंड हो जाएगा तो वही क्या करेगा, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कोई भी हमारा अपकमिंग सबस्ट्रेट है द एक्टिव अल्फा सब यूनिट ऑफ द डीएनए गैरेज एंजाइम डज नॉट फॉर्म, जिसकी वजह से एंजाइम तो फॉर्म नहीं होगा एंड आपका होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इसका मैक्सिमम से क्या होता है कि जैसे आपका डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल है उसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल हेलिक्स में। और चूंकि आप जानते हैं कि जो भी हमारे सिंगल हेलिक्स जो मतलब मॉडल होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं सिंथेसिस ऑफ द एमआरएनए, क्योंकि अगर डबल मॉडल बनेगा नहीं तो जैसे आपने 50S राइबोसोम 30S राइबोसोम में देखा वहाँ पे हमारा एमआरएनए बना था, कब बना था, जब हमारा डीएनए कन्वर्ट हो रहा था कि इसमें आरएनए में, उसके बाद फिर से वो डीएनए बना रहा था तब। तो यहाँ पर हमारा क्या सिंगल हेलिक्स डीएनए बन गया जो कि प्रिवेंट कर देगा सिंथेसिस ऑफ द एमआरएनए। अब जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो उसको जो राइबोसोम 50 राइबोसोम 30 के बीच में जो क्लोनिंग हो रही थी दोनों मिलकर के एक नए सेल का डेवलपमेंट कर रहे थे वो नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से हमारी बैक्टीरियल के
प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ये शो करेगी। ये था आपका फार्माकोलॉजी का पोर्शन। अगर आपके मतलब फार्माकोलॉजी में ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो आइए आते हैं सबसे पहले ड्रग के ऊपर, जिसका नाम क्या है, नैलिडिक्सिक एसिड। फिलहाल अभी तक मैंने आपको जितना बताया उतना आप इजीली अगर पढ़ लेंगे, रट लेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में मैंने स्ट्रक्चर बताया। अब स्ट्रक्चर का आपका यूज ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो पहला आता है नैलिडिक्सिक एसिड। दे आर नॉन फ्लोरिनेटेड, मतलब ये फ्लोरिनेटेड मतलब इसमें फ्लोरीन ग्रुप नहीं लगा होता है। एंड एक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्रति होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C12H12N2O3। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 232.2 ग्राम पर मोल होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन में। क्विनोलोन स्क्रीन के साथ हमारा एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, साथ में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका अगर हम सिंपल सा इसका हम अगर IUPAC नेम जानना चाहें तो 1 एथाइल 7 मेथाइल। 1 मतलब एक पहली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सातवीं पोजीशन में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं पोजीशन में हमारा क्या लगा, मैथाइल ग्रुप। तो 1 एथाइल 7 मैथाइल 4 ऑक्सो, मतलब 1 2 3 4। चौथी पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है 18 नेप्थेलिडाइन। मतलब देखिए 18 नेप्थेलिडाइन क्यों कहा गया, क्योंकि अगर आपको टेट्रासाइक्लिन में मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं अगर उसको डिटेक्ट करके या वहाँ पर कोई कीटोन ग्रुप लगा दिया जाता है तो उसकी मतलब हम क्या गिनती करते हैं, उसका 2 गुना हम क्या करते हैं, उसकी गिनती करते हैं। तो ये हमारे क्या जाएगा 2 गुना, मतलब पहली और 8वीं पोजीशन पे हमारे नेप्थेलिडाइन एंड थर्ड पोजीशन हमारा क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको मतलब 1 एथाइल 7 मेथाइल 4 ऑक्सो 18 नेप्थेलिडाइन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे इसका क्या जाएगा, सिंपल सा IUPAC नेम हो जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म है जनरल आपने देखा ही है कि अल्फा सब यूनिट से क्या कर कंप्लीट करके खुद बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट कर देता है सिंथेसिस ऑफ द mRNA। और जब प्रिवेंट सिंथेसिस होता है DNA का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ओरल रूट होता है, हाफ लाइफ इसका 8 आवर्स होता है। मेटाबॉलिज्म इन लीवर, एक्सक्रीशन इन यूरिन। एंड एडवर्स रिएक्शन क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एलर्जी, रैशेस, स्नोफिल्स, मतलब स्नोफिल्स बढ़ सकता है आपका, फोटोटॉक्सिसिटी एंड पार्किंसम, इसका मतलब बार बार भूलने की बीमारी भी आपको हो सकती है। तो ये हमारा क्या जाएगा, नैलिडिक्सिक एसिड हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका थेराप्यूटिक यूज तो आप जान ही रहे हैं कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। एंड आल्सो यूज इन द डायरिया, मतलब डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके नारफ्लॉक्सासिन। अभी आपने देखा नैलिडिक्सिक एसिड। अब नॉरफ्लॉक्सासिन करता है फ्लोरोनेटेड, मतलब हमारी क्या है, ये फ्लोरोनेटेड फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। तो जो नॉरफ्लॉक्सासिन होती है हमारी क्यों, मतलब फ्लोरोनेटेड क्यूनोलिन्स होती हैं। इसकी जो एक्टिविटी होती है ग्रेटर होती है किसके प्रति, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C16H18F, मतलब फ्लोरोनेटेड हो गया N3O3। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 319.3 ग्राम पर मोल। अभी देखिए मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा तो वहाँ पर अगर आपने एक्सक्रीशन देखा होगा तो एक्सक्रीशन में आपने देखा होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से कम होता है यूरिनेशन के द्वारा हमारे बॉडी से एलिमिनेट होती है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 500 से ज़्यादा होता है उनको क्या होता है, हमारे फिकल मटेरियल के द्वारा होता है। तो जितने भी मॉलिक्यूलर वेट 500 से नीचे आ रहे तो समझ लीजिए कि उसका जो मतलब इवैक्यूएशन होगा या एक्सक्रीशन होगा यूरिनेशन के द्वारा ही होगा। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, आपका मतलब क्विनोलोन्स की रिंग लगी हुई है, साथ में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और साथ में आपका एक एथाइल ग्रुप और सातवीं पोजीशन पे हमारा फ्लोरीन ग्रुप और हमारी 1 2 3 4 5 छठी पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप और सातवीं पोजीशन पे पाइपराजिन की रिंग लगी हुई है। तो 1 एथाइल पहली पोजीशन पे एथाइल ग्रुप, छठी पोजीशन पे फ्लोराइड मतलब फ्लोराइड ग्रुप तो फ्लोरो होगा। 1,4 डाईहाइड्रो, मतलब हमारे 2 रिंग, मतलब यहाँ पे 2 और हमारे क्या होने चाहिए थे, सिंपल से यहाँ पे बॉन्ड होने चाहिए थे लेकिन उसको हमने रिडक्ट कर दिया तो इसलिए 1,4 डाईहाइड्रो 4 ऑक्सो चौथी पोजीशन पे ऑक्सो 7 पाइपराजिन सातवीं पोजीशन पे पाइपराजिन एंड क्यूनोलिन ग्रुप हमारा हो जाएगा N3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये हमारा क्या इसका IUPAC नेम है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा क्या होता है कि इसके जो हम सिंपल सा अल्फा सब यूनिट पे बाइंड नहीं होने देता है, मतलब बाइंड करके कंप्लीट कर जाता है। इसका एडमिशन ओरल रूट से लेते हैं। इसकी जो बायोबिलिटी होती है 30 से 40% होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में, हाफ लाइफ इसकी लगभग 2 to 4 आवर्स होती है। एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो एब्डोमेन पेन हो सकता है, डिस्पेप्सिया, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, हेलुसिनेशन का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में हो नहीं रही है लेकिन आपको दिखाई दे रही है, महसूस हो रहा है कि ये चीज़ हो रही है। जैसे आपके बगल में फूल नहीं है फिर भी आपको सुगंध आ रही है कि फूल महक रहा है, आपके बगल में पायल बजने की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो इसे हमारा आता है हेलुसिनेशन में आ रहा है। इंसोमिनिया मतलब
नींद में चलना एंड डिप्रेशन ईटीसी इसके क्या है एडवांस सेक्शन है। इसका यूज किया है यूनिट ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया में भी इसको यूज किया जाता है अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर क्लोरोक्विन रेजिस्ट कर जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। एंड यूटीआई ने गैस्ट्राइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी क्या इनॉक्सासिन। ये हमारी क्या होता है 1,8 है नेप्थराइडिन डेरिवेटिव होता है और भी क्या करते हैं डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या C15H17 फ्लोरीन N4O3 होता है। मॉलिक्यूलर वेट 320.32 ग्राम होगा। इसका मतलब एक्सक्रीशन यूरिनेशन के द्वारा ही होगा। कुछ मत कीजिए, सिंपल सा जो कि आपने अभी बनाया था उसी प्रकार से स्ट्रक्चर आप बना लीजिए और कुछ नहीं है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। केवल यहाँ पर आप एक मेथिलडेक्सिक एसिड जिस तरह बना देते एक कार्बन को हम क्या कर देंगे नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा इनॉक्सासिन बन जाएगा। ठीक है ना। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सिमेट्रिक जिससे मैंने आपको बताया वही है। ठीक है ना। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम ओरल रूट से लेते हैं। बायोबिलिटी 90% होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिकेशियस है। हाफ लाइफ इसके 3 से 6 घंटे होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा P450 एंजाइम के द्वारा, इसके इसका यूरिनेशन के माध्यम से होता है। अब इसका एडवर्स एक्शन क्या है, सेम है, मतलब वॉमिटिंग, नॉजिया, डिस्पेसिया, इंसोमिया, हेलुसिनेशन, ये सब क्या है इसका एडवर्स एक्शन है। अब इसका यूजेस कहाँ पे करते हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द यूटीआई, मतलब यूटीआई के ट्रीटमेंट में, गोनोरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डायरिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। अब उसके बाद आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके इसके सिंथेसिस भी पूछी जा सकती है। तो ये बात करते हैं हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो जो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग है आपने मेडिकल स्टोर में देखी होगी, आपने यूज भी किया होगा, आप डेली इसका यूज भी कर सकते हैं। इन द मतलब मल्टीपल डिजीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, सेकेंड जेनेरेशन की ड्रग है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C17H18F N3O3 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 331.3 ग्राम पर मोल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में हमारा क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और क्यूनोलोन्स का स्ट्रक्चर, साथ में फ्लोरीन और पाइपराजिन की रिंग लगी। उसका जो मैकेनिज्म सेम उसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया। आप जो कि आपके सिलेबस में स्टार लगा हुआ तो इसके हमको सिंथेसिस भी देखनी है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो क्या होगा 3-chloro-4-fluoro एनिलीन। ठीक है ना। आप सिंपल सा अगर क्लोरीन को हटाएंगे तो एनिलीन हो जाएगा और 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर क्लोरीन और चौथी पोजीशन पर फ्लोरीन, तो ये क्या जाएगा 3-chloro-4-fluoro एनिलीन हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करेंगे डाई एथाइल एथॉक्सी मेथाइलिन मेलोनेट के साथ में। ठीक है ना। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा C2H5OH एलिमिनेट होगा, बाहर होगा और कुछ नहीं होगा, सिंपल सा जो यही वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया CH, यहाँ पे हमारा ये CH हो गया और ये C2H5 और इसका एक H। ठीक है ना। ये बाहर निकल गया हमारा, ये बाहर निकल गया, यहाँ से एक H गया तो ये NH हो गया और यहाँ पर हमारा क्या होगा ये CH लग गया, यहाँ पे CH लग गया। उसके बाद सिंपल सा स्ट्रक्चर C डबल C2H5 C डबल O C2H5 ये लग गया। अभी हमारा क्या बन गया इंटरमीडिएट। अब इसकी रिएक्शन करेंगे डाइफेनाइल ईथर के साथ में तो फिर से यहाँ से एक और C2H5OH बाहर निकलेगा। तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन था वो यहाँ पे बाहर निकल गया। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि हमारी तीसरी पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और साथ में हमारा यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन कैसे हुआ देखिए, NH आपको यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे NH लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे CH था। ठीक है ना। तो चूंकि डाइफेनाइल एथाइल के में यहाँ पर हमारे रिएक्शन हुई तो यहाँ पर हमारा CH और डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे CO, तो ठीक है ना, यहाँ पर C, उसके बाद यहाँ पे CO C2H5 ये ग्रुप लग गया और साथ में अगर आप इस वाली पोजीशन पे देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या लगा दिया, ये वाला जो हमारा पोजीशन है ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है ना। और हमारा C2H5O और साथ में हमारा जो एक H था किसका, ये वाला जो H था ये हमारा यहाँ से बाहर निकल गया और हमारा क्या बना दिया यहाँ पर एक और इंटरमीडिएट बना दिया। तो यहाँ पर आपके ये इंटरमीडिएट बन गया। अब स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो आपका इंटरमीडिएट बी था, मतलब जो हमारा ये वाला इंटरमीडिएट बी था, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके क्लोरोप्रोपेन से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो उसके बाद रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ पर NH का जो H था वो Cl से रिएक्शन करके HCl बाहर निकाल देगा। तो ये प्रोसेस क्या बुलाएगी एल्काइलेशन मतलब बोली जाएगी। और सिंपल सा जो आपका प्रोपेन ग्रुप था, ठीक है ना, मतलब प्रोपाइल ग्रुप था, वो यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब साइक्लोप्रोपाइल जो ग्रुप था वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। और जब H और Cl बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर ये आकर के ऐड हो जाएगा और आपको क्या बन जाएगा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिल गया। अब फर्दर क्या होगा कि जो आपको स्ट्रक्चर मिला उसको हम एल्कलाई के साथ हमारी रिएक्शन करा देंगे। तो एल्कलाई के साथ रिएक्शन कराने के बाद फिर से जो यहाँ पर C2H5O है और उसका जो एक H है ये हमारा आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद करेगा क्या,
वहाँ से एक मतलब एथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होगा उसको बाहर निकाल देगा और यहाँ पर जो आपका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर आपको दे देगा। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो आपका इंटरमीडिएट सी बना था इसको हम पाइपराजिन रिंग के साथ में रिएक्शन करा देंगे, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और चौथी पोजीशन पर जाकर के हमारी पाइपराजिन रिंग लग जाएगी तो हमारी क्या बन जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन बन जाएगा। इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं ओरल रूट से इन प्रेजेंस ऑफ फूड रिटार्ड, मतलब अगर हम फूड इंटेक करते हैं उसके साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो नहीं शो करेगा। एबिलिटी इसकी 60 to 80% होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, हाफ लाइफ इसकी 3 से 5 घंटे। एक्सक्रीशन यूरिनेशन के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में तो जीआई मैनिफेस्टेशन जैसे डिजीनेस, वोमिटिंग, नोजिया, ठीक है ना, डिप्रेशन, इंसोमिया, नाइट मेयर्स, कंफ्यूजन, फोटोसेंसिटिविटी, एंजियोडिमा मतलब जैसे ओठ वगैरह का जो सूजन आ जाती है ये एंजियोडिमा कहलाती है, ठीक है ना। अब इसका यूज क्या है, यूटीआई में यूज करते हैं, टाइफाइड मतलब टाइफाइड में यूज करते हैं, गोनोरिया, ठीक है ना, कार्कोइड, जॉइंट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ईटीसी में इसका यूज किया जाता है कि इसका सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। अब आता है ऑलफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना। ऑलफ्लॉक्सासिन का मैंने आपको यूज बताया कि ऑर्डिनोल के साथ में यूज किया जाता है कहाँ पर, स्टोमच के मतलब जीआईटी के इरिटेशन वगैरह में, स्पाज्म वगैरह में, कीड़े वगैरह एंटीलमेंटिंग के साथ में, या आपका डायरेटिक कंडीशन होता है वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। तो ऑलफ्लॉक्सासिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलिन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H20F N3O3 है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या है 361.4 ग्राम पर मोल है। इस सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस चौथी पोजीशन आपका फ्लोरीन ग्रुप, दूसरी पोजीशन पे आपका मेथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा, मतलब 1 2, दूसरी पोजीशन में मेथाइल ग्रुप 6, मतलब छठी पोजीशन के साथ में हमारा क्या यहाँ पे लगा 4 मेथाइल पाइपराजिन, मतलब हमारी चौथी पोजीशन में 4 मेथाइल पाइपराजिन लगी हुई है। 10 ऑक्सो, 10वीं पोजीशन में ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। 4 ऑक्सा, यहाँ पे चौथी पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सा ग्रुप मतलब हेटेरोसाइक्लिक। 1 एजा, पहली पोजीशन पे एजा मतलब नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। ट्राइडे का 6 8 11 टेट्राइन का 11 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा आईपीसी नेम हो जाएगा। फिलहाल आपको आईपीसी नेम लिखने की जरूरत नहीं, केवल 1 2 बार आप स्ट्रक्चर का अभ्यास कर लीजिएगा उसको बनाने का। इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से बायोलिटी 85% होती है, हाफ लाइफ 5 से 8 घंटा होती है। मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीशन इन द यूरिन। एडवर्स एक्शन सेम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मतलब जैसे आपका कन्फ्यूजन, नाइटमेयर्स, फोटोसेंसिटिविटी, एंजाइटी, वॉमिटिंग, डिजीनेस, डिप्रेशन, इंसोमिया, ये हमारे क्या इसका एडवर्स सेक्शन है। यूज कहते हैं क्रोनिक ब्रोंटाइटिस, ईएनटी मतलब आई नियर थ्रोट इन्फेक्शन में, जाई इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट ड्रग आती होती है लीमोफ्लॉक्सासिन आती है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H19F2N3O3, मतलब यहाँ पर हमारे एक फ्लोरीन ग्रुप एक्स्ट्रा लग जाएगी, बाकी का सेम जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं उसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। जैसे स्पारफ्लॉक्सासिन वगैरह है, ठीक है ना, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह है, सेम उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, प्रोपाइल ग्रुप लगा, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा C2H5 लगा है। तो यहाँ पर हमारी जो 8वीं पोजीशन पर हमारा फ्लोराइड ग्रुप लगा हुआ, साथ में हमारा पाइपराजिन मेथाइल ग्रुप लगा हुआ, बाकी कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। इसका जो यूज होता है यूटीआई में यूज होता है, एंड हेलिकोबैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा वायरस को मतलब जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एडवर्स एक्शन सेम है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फॉलो जनरल मैकेनिज्म, मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है अल्फा सब यूनिट, मतलब डीएनए कैरियज अल्फा सब यूनिट से जाकर के बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है किसके, प्रोटीन के सिंथेसिस को, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से लेते हैं, एक्सक्रीशन यूरिन के द्वारा होता है, मेटाबॉलिज्म इन लीवर होता है, हाफ लाइफ इसकी 5 से 6 घंटा होती है। आते हैं नेक्स्ट ड्रग हमारी क्या, स्पारफ्लॉक्सासिन। देखिए ड्रग बहुत ज़्यादा है लेकिन आपसे मेन ड्रग पूछेगा, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन पूछेगा, ऑक्फ्लॉक्सासिन पूछेगा, या स्पारफ्लॉक्सासिन पूछेगा, या नेलिडेक्सिक एसिड पूछ लेगा। बाकी जो आपकी जेंटीफ्लॉक्सासिन है, ठीक है ना, और बाकी जो भी आपके लीमोफ्लॉक्सासिन है, सब हमारी मार्केट में उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। इसका जो स्पारफ्लॉक्सासिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, C19H22F2N4O3, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 392.4 ग्राम पर मोल होता है। सिंपल सा आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं कि जैसे अभी आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन बनाया था वही आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाइए और यहाँ पे हमारे पाइपराजिन में 2 मेथाइल ग्रुप लगा दीजिए और 8वीं पोजीशन में फ्लोरीन ग्रुप लगा दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्पारफ्लॉक्सासिन बन जाएगा। इसकी जो एक्टिविटी होती है ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज करती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से होता है, हाफ लाइफ इसकी 15 से 20 घंटे होती है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी हाफ लाइफ होगी। और इसका जो हमारा वायबिलिटी होता है वो 94%,
मतलब होती है हमारी बॉडी के ऊपर। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के द्वारा, एक्सक्रीशन होता है यूरिनेशन के द्वारा। एडीआर इसका एबनॉर्मल ईसीजी मतलब जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो आपका एबनॉर्मल हो सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी भी आपको हो सकती है। उसके बाद इसका जो यूज होता है निमोनिया में, साइनाइटिस में, ईएनटी इन्फेक्शन में, ट्यूबी में एंड लेप्रोसी में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग आती है इसमें गैल्टीफ्लॉक्सासिन आती है, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C19H22F N3O4, मॉलिकुलर वेट इसका 357.4 ग्राम पर मोल है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर बनाया था उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाइए और क्या लगा दीजिए कि 8वीं पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा दीजिए, सिंपल सा एक मेथॉक्सी ग्रुप लगा दीजिए और पाइपराजिन में एक मेथाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो हमारा क्या जाएगा, गैल्टीफ्लॉक्सासिन हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल रूट से बायोलिटी 96% होती है, हाफ लाइफ इसकी अभी अननोन है। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के द्वारा होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन एंड फीकल मटेरियल के द्वारा होता है। एडवर्स एक्शन सेम है, जैसे मैंने मतलब लिख दीजिए, हेडेक लीजिए, नोजिया लिख दीजिए, हेलुसिनेशन वगैरह लिख दीजिए। ठीक है ना। एंड यूजेस इसका यूटीआई इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, एसटीडी, स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन एंड सर्वाइकल में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पारफ्लॉक्सासिन, गैल्टीफ्लॉक्सासिन। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है मैक्सिफ्लॉक्सासिन। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल ड्रग है, तो ये पूछी जा सकती है। कुछ नहीं, जैसा भी आपने पिछला मतलब देखा, कौन सा देखा, गैल्टीफ्लॉक्सासिन देखा, सेम कॉपी पेस्ट कीजिए, बस पाइपराजिन के साथ पायरोल ग्रुप लगा दीजिए और वहाँ पे CH3 ग्रुप हटा दीजिए। ये हमारा क्या जाएगा, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। जैसे क्यूनोलिन का ग्रुप है, यहाँ पे हमारा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप, सीओज ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, पायरोल की रिंग और पायरेजिन की रिंग हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से, बायोलिटी 90% होती है, हाफ लाइफ इसकी 12 से 15 घंटे होती है। मेटाबॉलिज्म फेज सेकंड के द्वारा होता है लीवर में। ठीक है ना। एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के द्वारा होता है एंड लेस इन कुछ अमाउंट में इसका फीकल मटेरियल के द्वारा भी होता है। इसकी जो मतलब एडीआर है वो फोटोटॉक्सिसिटी नॉट रिकमेंडेड मतलब इसको यूटीआई में नहीं देते हैं, बस इसके क्यूनोलिस की कैटेगरी में आती है। ठीक है ना। यूज इन द ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ओटिटिस मीडिया, ईटीसी में इसका यूज किया जाता है। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्यूनोलिन की ड्रग आपके यूटीआई के इन्फेक्शन में यूज नहीं की जाती है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। उसके बाद आती है आपकी मिसलिनियस ड्रग, जिसमें आपका पता आता है फ्यूराजोलिडीन आता है, जिसका मॉलिकुलर वेट 225.16 ग्राम होता है पर मोल होता है। ठीक है ना। मॉलिकुलर फार्मूला इसका C8H7N3O5 होता है। सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या ऑक्साजोलिडीन की रिंग लगी हुई है और साथ में हमारा ऑक्साजिल की रिंग यहाँ पे लगा हुआ है। तो 2 नाइट्रो ऑक्साजिल रिंग के साथ में हमारा क्या ऑक्साजोलिडीन रिंग लगी है, साथ में हमारा नाइट्रोजन इसके साथ में फ्यूज्ड है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे इंटरेक्ट विद द बैक्टीरियल डीएनए कॉज एपोप्टोसिस, मतलब सेल लिसिस कर देती है जिसकी वजह से ये डेथ हो जाती है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से देते हैं, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, एक्सक्रीशन यूरिन में, हाफ लाइफ इसके टोटली 10 मिनट होती है। इसका मतलब हाफ लाइफ इसकी बहुत ही कम होती है। एडवर्स एक्शन सेम होगा जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का देखा था। उसके बाद इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या होंगे, यूटीआई में यूज करते हैं, एच पाइलोरी में यूज करते हैं, डायरिया में यूज करते हैं, वोबेसिस ग्रेनाइटिस में यूज करते हैं। अब आती है आपकी नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन भी इसी कैटेगरी की ड्रग आती है। अब इसमें जो आपके नेक्स्ट ड्रग आती होती है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, जिसकी आपको सिंथेसिस भी देखनी ही है। तो यूनिट एंटीसेप्टिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है। मॉलिकुलर फार्मूला जो इसका होता है C8H6N4O5 होता है। ठीक है ना। इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 298.16 ग्राम पर मोल होता है। सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइमिडाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, डोन की रिंग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा, तो ये हमारे क्या जाएगा, इमिडाजोलिया डोन हो जाएगा। और साथ में आपका पायरोल ग्रुप, हमारा 2 नाइट्रो पायरोल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और नाइट्रोजन बॉन्डिंग के साथ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी सिंथेसिस, उसके बाद हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। तो हमारा क्या जाएगा, NH2NH2 मतलब कि हमारा हाइड्रोजन है और CH2Cl इसका मतलब क्या, ये हमारा क्लोर एसिटिक एसिड है। अब ये दोनों आपस में कपलिंग रिएक्शन करेंगे। कपलिंग रिएक्शन के बनाने के बाद क्या बनाएंगे, ये हमारा NH2CH, तो इसका मतलब ये हमारा क्या जाएगा, हाइड्रोजिनो एसिटिक एसिड हो जाएगा। फर्दर ये KCNO मतलब पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, सेमी कार्बाजिलो एसिटिक एसिड बनाएगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं NH2, यहाँ पे NH2 CH CH2COH, बस क्या लगा, हमारा जो KCNO का है उसका C यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड O और NH2 ग्रुप हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है ना। तो हमारा क्या जाएगा, सेमी
कार्बाजिडो एसिटिक एसिड हो जाएगा। फर्दर इसको हम हीटिंग देंगे, हीटिंग देने के बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 एमाइनो आइडेंटोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हमारा 1 एमाइनो आइडेंटोइन जब हमारा डाई एसिटाइल ऑफ 5 नाइट्रोफ्लोरोफिनॉल के साथ में रिएक्शन करेगा, इसका मतलब वहाँ पर एसाइल ग्रुप लगा होगा, तो हमारा क्या दोनों आपस में कपलिंग रिएक्शन करेंगे और एसाइल ग्रुप हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोफ्यूरोंटाइन बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो नाइट्रोफ्यूरोंटाइन होता है वो जो बॉडी में बैक्टीरिया होता है, मतलब जैसे आपने नाइट्रोफ्यूरोंटाइन लिया, बॉडी में बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, वो नाइट्रोनियम सुपर ऑक्सीडेज बनाएगा, जो क्या करेगा उसके डीएनए को म्यूटेंट कर देगा। तो जब डीएनए म्यूटेंट हो जाएगा तो हमारा उसी प्रकार से नई सेल के डेवलपमेंट नहीं होगा और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। इट आल्सो एग्जिबिट एसिटाइल को सिंथेसिस, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारी एसिटाइल कोए सिंथेटिक एंजाइम होते हैं उसको भी क्या कहता है, इनहिबिट कर देता है। इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं एडमिशन का ओरल रूट से, मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, हाफ लाइफ 1 आवर, एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के द्वारा होता है। एडवर्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो नोजिया, एमएसएस, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, एनीमिया, हिपेटाइटिक डैमेज भी हो सकता है आपको एंड यूजेस यूटीआई ट्रीटमेंट में। उसके बाद आता है मेथनामाइड आता है। ठीक है ना। मेथनामाइड जो होता है यूनिट एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H7N3O5 होता है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब 225.16 ग्राम पर मोल होता है। सिंपल सा आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप सिंपल से इसका स्ट्रक्चर 2-3 बार ड्रॉ करेंगे तो आसानी से इसको ड्रॉ कर ले जाएंगे। इसके जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ओरल रूट से लेते हैं, एक्सक्रीशन इसका यूरिन में होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एडवर्स रिएक्शन गैस्ट्राइटिस हो गया, हेमेटोयूरिया हो गया, और उसका जो यूज होता है क्रोनिक यूटीआई में भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एंटीवायरल एजेंट के साथ में।